सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं, विषय राजनीति विज्ञान, अध्याय 12 नियोजित विकास की राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, योजना आयोग किस तरह का निकाय है? उत्तर, परामर्शदात्री। प्रश्न क्रमांक 2, नियोजित विकास से क्या तात्पर्य है? उत्तर, योजनाबद्ध विकास। प्रश्न क्रमांक 3, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न क्रमांक 4, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? उत्तर, के.एन. राज। प्रश्न क्रमांक 5, किस पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना के स्थान पर एक वर्षीय योजना लाई गई थी? उत्तर, तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न क्रमांक 6, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर, कृषि। प्रश्न क्रमांक 7, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? उत्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न क्रमांक 8, किस प्रधानमंत्री ने नवीन आर्थिक नीति का सूत्रपात किया? उत्तर, पी.वी. नरसिम्हा राव। प्रश्न क्रमांक 9, पंडित नेहरू ने नियोजन कार्य के लिए किस देश से प्रेरणा ली थी? उत्तर, सोवियत संघ। प्रश्न क्रमांक 10, भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई? उत्तर, 1991। प्रश्न क्रमांक 11, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम क्या है? उत्तर, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने गुजरात में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को लागू किया गया। प्रश्न क्रमांक 12, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर, अंडों के उत्पादन से। प्रश्न क्रमांक 13, चकबंदी का एक लाभ लिखिए। उत्तर, चकबंदी से कृषकों को कम मेहनत पर अधिक उत्पादन की प्राप्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 14, श्वेत क्रांति का आशय लिखिए। उत्तर, दुग्ध उत्पादन में प्रगति को श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, नियोजन क्या है? उत्तर, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई रूपरेखा को नियोजन कहा जाता है। नियोजन को पूर्व दृष्टि, भविष्य को प्रगतिशील बनाने के लिए क्या कार्य किया जाए, कैसे कार्य किया जाए, कितने समय में पूर्ण किया जाना चाहिए, इस दूरदृष्टि के साथ आगे की ओर देखते हुए जो योजना तैयार की जाती है और उसमें प्राथमिकता का निर्धारण करके उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, इसे ही नियोजन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, योजना आयोग के गठन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, योजना आयोग का गठन स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय संविधान में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन की घोषणा की। आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेंगे। आयोग में 5 मनोनीत सदस्य स्थापना के समय रखे गए। यद्यपि इन सदस्यों के लिए कोई निर्धारित योग्यता का आधार तय नहीं किया गया, पर ये सभी सदस्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते हैं। मनोनीत सदस्यों का कोई निश्चित न्यूनतम कार्यकाल भी नहीं रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस बात पर जोर दिया गया था? उत्तर, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सामुदायिक विकास पर जोर दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 4,
हरित क्रांति क्या है? उत्तर, खाद्यान्न संकट की स्थिति से निपटने हेतु सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की नई नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। इस नीति में कृषि में परंपरागत तरीकों के स्थान पर आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जाने लगा, जैसे हल के स्थान पर ट्रैक्टर, नहरों व नलकूपों से सिंचाई, रासायनिक खाद का प्रयोग, उन्नत किस्म के बीज का उपयोग आदि। प्रश्न क्रमांक 5, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? उत्तर, हरित क्रांति के विश्व में जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलान को माना जाता है। उन्हें कृषि कार्य में इस कार्य के लिए 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, विकास के नाम पर राजनीतिक टकराव क्या था? उत्तर, विकास के नाम पर राजनीतिक टकराव स्वतंत्रता के बाद भारत में कई समूहों के बीच में विकास की भावी रणनीति को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। कुछ लोग निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए विकास करना चाहते थे, तो कुछ लोग सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहते थे, लेकिन सभी इस बात को लेकर सहमत थे कि आर्थिक विकास का दायित्व अंततः सरकार का ही है। प्रश्न क्रमांक 7, विकास के समाजवादी व पूंजीवादी मॉडलों के बीच क्या अंतर है? भारत ने किस तरह के मॉडल को अपनाया? उत्तर, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय दुनिया में विकास के दो मॉडल प्रचलित थे, उदार पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। उदार पूंजीवादी मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों में लागू था, जिसके तहत मुक्त व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दी गई थी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी मॉडल सोवियत संघ में लागू था। वहां पर अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग पर राज्य का नियंत्रण था। उस समय उपलब्ध अर्थव्यवस्था के दोनों मॉडलों में से भारत ने किसी को भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। दोनों से अच्छी बातें लेकर एक तीसरा मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कृषि, व्यापार तथा छोटे उद्योग निजी क्षेत्र में रखे गए, जबकि बड़े उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने का फैसला किया गया। प्रश्न क्रमांक 8, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस बात पर जोर दिया गया? उत्तर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 9, केरल मॉडल क्या है? उत्तर, केरल राज्य के विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा है। प्रश्न क्रमांक 10, नीति आयोग क्या है? उत्तर, नीति आयोग अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा एक गठित नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीति गतिशीलता प्रदान करेगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, भारत में नियोजन की आवश्यकता के कारण लिखिए। उत्तर, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित व पिछड़ी हुई अवस्था में थी, अतः इसके तीव्र विकास के लिए एक निश्चित व्यूहरचना किया जाना परम आवश्यक है। भारत में नियोजन की आवश्यकता के कारण इस प्रकार है। पहला, संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु। दूसरा, निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करने हेतु। तीसरा, उपलब्ध साधनों का सही उपयोग से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु। चौथा,
आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु। पांचवा, समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु। छठवां, वर्तमान और भविष्य के मध्य उचित संतुलन बनाए रखने हेतु। सातवां, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने हेतु। प्रश्न क्रमांक 2, नियोजन के उद्देश्य लिखिए। उत्तर, नियोजन के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, आर्थिक उद्देश्य से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर, संतुलित विकास, आर्थिक समानता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य से सुरक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बीमा, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा व शांति प्राप्त करना। तीसरा, राजनीतिक उद्देश्यों के द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता, रूढ़िगत रीति रिवाजों को बदलने व शांति स्थापित करना। प्रश्न क्रमांक 3, आर्थिक नियोजन के लाभ को लिखिए। उत्तर, आर्थिक नियोजन के लाभ इस प्रकार है। पहला, प्राप्त साधनों का अनुकूलतम उपयोग। आर्थिक नियोजन एक ऐसी व्यवस्था है जो देश में उपलब्ध प्राकृतिक व मानव संसाधनों के अनुकूलतम एवं अधिकतम उपयोग से आर्थिक विकास योजनाएं तैयार करती है। इसमें सीमित साधनों का सार्वजनिक हित हेतु अनुकूलतम उपयोग होता है और विकास की स्थिर गति बनी रहती है। दूसरा, केंद्रीय नियोजन सत्ता का प्रभुत्व। देश का संतुलित आर्थिक विकास तभी संभव है जब इसका संचालन व नियंत्रण एक केंद्रीय नियोजन अधिकारी या संस्था के हाथों में। इससे देश की प्राथमिकताओं का निर्धारण और उनकी पूर्ति के लिए समयबद्ध योजनाओं का चयन करने एवं उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया व संचालन की सुविधा होती है। भारत में योजना आयोग की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई। तीसरा, निश्चित एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया। आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसमें योजनाओं और उनसे संबंधित आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए नियोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे समय सीमा में निर्धारित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। चौथा, सामाजिक लाभ को प्राथमिकता। आर्थिक नियोजन सदैव सार्वजनिक सामाजिक लाभ को ध्यान में रखकर कार्य करता है। इससे वर्ग संघर्ष की संभावना कम होती है। निर्धन वर्ग की न्यूनतम आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। काम के समान अवसर प्राप्त होते हैं। इससे सामाजिक लाभ के कार्यों को प्राथमिकता मिलती है। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय विकास योजनाओं में कमियों को बताइए। उत्तर, भारत में विकास योजनाओं में मिली सफलता अपनी कुछ असफलताओं या कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित कराती है, जो इस प्रकार है। पहला, आशा के विपरीत विकास की धीमी गति। दूसरा, राजकोषीय घाटा एवं विदेशी ऋणों का भार बढ़ गया। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता। चौथा, असमानताओं में वृद्धि। पांचवा, उत्पादन क्षेत्रों में धीमे विकास से बेरोजगारी का बढ़ना। छठवां, विदेशी निवेशकों का बढ़ता शिकंजा। प्रश्न क्रमांक 5, नीति आयोग की संरचना को लिखिए। उत्तर, नीति आयोग का गठन इस प्रकार है। पहला, भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष। दूसरा, गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। तीसरा, विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, उनको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 6, भारत में योजना आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, योजना आयोग स्वतंत्र भारत का एक ऐसा शक्तिशाली और प्रभावशाली अभिकरण है जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योजना आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार है। पहला, साधनों का अनुमान लगाना। योजना आयोग का सबसे प्रथम कार्य देश में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का एवं तकनीकी तथा कर्मचारी वर्ग संबंधी साधनों का अनुमान लगाना। देश की आवश्यकता की तुलना में
कम प्रतीत होने वाले साधनों की वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाना। दूसरा, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। देश में उपलब्ध साधनों तथा लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है, ताकि सीमित साधनों के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तीसरा, योजना का निर्माण करना। आयोग देश की प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध साधनों के आधार पर देश पर पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता है। चौथा, प्रगति का मूल्यांकन। योजनाओं के लागू हो जाने पर उसकी प्रगति पर नजर रखते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, इसका मूल्यांकन करना एवं कारणों को जानकर सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सुझाव देना। पांचवा, योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तंत्र का निर्धारण करना। छठवां, योजना की सफलता के लिए राज्य सरकारों के साथ साथ जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना। प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय नियोजन की उपलब्धियां लिखिए। उत्तर, भारतीय नियोजन की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। दूसरा, बचत व विनियोग दर में वृद्धि हुई। तीसरा, औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई। चौथा, कृषि एवं ऊर्जा क्षेत्र में विकास हुआ। पांचवा, परिवहन एवं संचार के साधनों में वृद्धि हुई। छठवां, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज सेवाओं के विकास हुआ। प्रश्न क्रमांक 8, आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया? उत्तर, आजादी के समय भारत में विकास की बात आते ही पश्चिमी देशों का उदाहरण दिया जाता था। विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय प्राप्त करना होता था। देश के विकास के संबंध में प्रमुख मतभेद निम्नलिखित थे। पहला, विकास के दो मॉडल थे, उदारवादी, पूंजीवादी तथा समाजवादी। भारत के सामने दोनों में से एक को अपनाने पर मतभेद था। दूसरा, कृषि और उद्योग में किसे प्राथमिकता दी जाए। तीसरा, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में किसे प्राथमिकता दी जाए। उपरोक्त धारणाओं से स्पष्ट है कि विकास के संबंध में मतभेद थे, जिन्हें नीति निर्माताओं ने सुलझा लिया। विकास के दोनों मॉडल में से भारत ने कुछ बातों को लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसी तरह कृषि को प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई व उद्योग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। प्रश्न क्रमांक 9, पहली पंचवर्षीय योजना का किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर था? यह दूसरी पंचवर्षीय योजना से किन अर्थों में भिन्न थी? उत्तर, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लागू रही। इस योजना के निर्माण के समय देश के विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देश में उत्पन्न हुए आर्थिक असंतुलन को समाप्त करने की समस्या थी। अतः इस योजना का पहला आधार अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना तथा दूसरा आधार आधारभूत संरचना का निर्माण करके कृषि क्षेत्र का बहुमुखी विकास करना था, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। इस प्रकार इस योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। दूसरा स्थान परिवहन और संचार व्यवस्था को दिया गया। सामाजिक स्थितियां उत्पन्न करने के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शिक्षा जैसे सामाजिक सेवाओं में सुधार करने के लिए तथा सांस्कृतिक उन्नति पर भी बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना से पहली पंचवर्षीय योजना अनेक अर्थों से भिन्न थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई व कृषि पर बल दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना धीमी गति से विकास पर आधारित थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तेज गति से संरचनात्मक बदलाव पर आधारित थी। प्रश्न क्रमांक 10, हरित क्रांति क्या थी
हरित क्रांति के दो सकारात्मक और दो नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कृषि में परंपरागत तरीकों के स्थान पर आधुनिक तरीकों का उपयोग करके नहरों व नलकूपों से सिंचाई, रासायनिक खाद का उपयोग, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग, वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाने लगा, जिससे कृषि में परिवर्तन हुआ और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि हुई। इसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव: पहला, अधिक उत्पादन होने के कारण अनाज की कालाबाजारी खत्म हो गई। दूसरा, कृषि से संबंधित वस्तुएं और मशीनें बनाने वाले उद्योगों का विकास हुआ। इससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिला। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव: पहला, हरित क्रांति से बड़े भूस्वामी ज्यादा फायदा में रहे। कृषि को अब व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाने लगा। धनी लोगों ने किसानों की जमीन छीनकर बड़े बड़े फार्म बना लिए। दूसरा, आधुनिक कृषि से गांव में पुरानी तकनीकों को जानने वाले लोग बेरोजगार हो गए और लोगों ने गांव से शहरों की ओर पलायन किया, जिससे शहरों में जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। प्रश्न क्रमांक 11, श्वेत क्रांति तथा नीली क्रांति क्या है? उत्तर, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए खाद्यान्नों के साथ साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयास किया गया, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1960 के दशक में गुजरात में ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया तथा दुग्ध उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। श्वेत क्रांति में कृषि वैज्ञानिक वर्गीज कुरियन का विशेष महत्व है। उन्हें भारत के मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत दुग्ध उत्पादों का ब्रांड का नाम अमूल के नाम में प्रचलित है। आज अमूल तथा श्वेत क्रांति एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। श्वेत क्रांति की तरह ही दक्षिणी प्रांतों में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, जिसे नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अंडों के उत्पादन में भी वृद्धि को सिल्वर क्रांति का नाम दिया गया है। वर्तमान में आर्थिक विकास में संचार क्रांति का विशेष योगदान है। संचार क्रांति के अंतर्गत कंप्यूटर तथा मोबाइल का प्रयोग बढ़ा है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।